ईवीएम को कंट्रोल कहीं से भी किया जा सकता है, उसमें सबकी जांच पड़ताल के बाद वो सॉफ्टवेयर इसमें अपलोड हो और वो सॉफ्टवेयर रीडेबल हो, रीराइटेबल हो, कि हम उसको निकाल करके पढ़ सकते हैं उसमें क्या प्रोग्राम था। ये जो ईवीएम है इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर दिया जाएगा वो रीडेबल नहीं है, आप रीड नहीं कर सकते उसको। मोदी जी ने 1500 कानून खत्म किए हैं, ये कानून भी खत्म कर देना चाहिए था। ठीक है, नहीं करना चाहिए तो फिर वो पेपर वोटिंग करा दो जो पहले होता था। ठीक है, आपका ईवीएम बहुत अच्छा होगा, आपका चुनाव आयोग भी बहुत अच्छा होगा, सरकार की मंशा भी अच्छी होगी। एक बार जनता की जो मंशा है, विपक्ष जो कह रहा है, एक बार करके दिखा दे उसको। ऐसे ही जैसे आज वोट डाल दिया, 3 दिन बाद वोट काउंटिंग होना है, तो क्या होता है, तीसरे दिन उसमें ऑटोमेटिकली जीतने वाली पार्टी के लिए प्रोग्राम है, वो तीसरे दिन वो अपग्रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हिमाचल में कांग्रेस जीती है तो ईवीएम में कुछ नहीं है, ये देश में सर्टिफिकेट दे दिया गया। तेलंगाना में, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई है, ये देश को सर्टिफिकेट दे दिया गया। ईवीएम को दबाने के लिए या इस प्रकार की समाचार को दबाने के लिए कुछ बड़ा बड़ा काम करते हैं। तो ये नोट उसके पास गए कहां से? सरकार क्या कर रही थी, सीबीआई क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी? मोदी देश को बताए कि 300 करोड़ उस आदमी के वहां पहुंच कैसे गए? तो ये लूट तंत्र का सिंडिकेट है, ये कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं है। अज्ञान भीड़ से लूट तंत्र नामक सिंडिकेट तैयार किया गया है, इससे देश चलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ गोविंद सिंह जी मौजूद हैं जो यूपी से हैं। जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो कहा जा रहा है कि ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि 3 राज्यों में जो भाजपा सरकार बनाई गई है उन्होंने कहा है कि ईवीएम को हैक करके बनी है। तो इन पे इनके क्या मायने हैं, क्या राय है, इन्हीं से जानते हैं। क्या कहेंगे, ईवीएम को हैक कर लिया गया था क्या? ईवीएम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है और वो प्रोग्रामेबल है और रीप्रोग्रामेबल है और डिटैचेबल है, क्योंकि इसमें सिग्नल से सारा काम होता है। अभी आपने 15 लाख किलोमीटर दूर हमारा चंद्रयान गया था, यहीं से कंट्रोल हो रहा था बाकायदा, कब खुलेगा, कब लैंडर खुलेगा, कब वहाँ से सिग्नल भेजेगा, एवरीथिंग कंट्रोलिंग अर्थ से हो रही थी। तो ये जो ईवीएम है, ईवीएम के चारों तरफ सारे सिग्नल हैं। तो संपादक महोदय आप ऐसे समझें इसको कि जो हमारा मोबाइल है, अब हमारा मोबाइल है, मैं लखनऊ से आया हूँ, तो जब मैं दिल्ली आता हूँ तो ऑटोमेटिक ये दिल्ली के नेटवर्क में आ जाता है। उसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, सरकार को कुछ नहीं पड़ता है। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्किंग इसमें पहले से ही प्रोग्राम्ड है। अब ईवीएम में क्या है कि ईवीएम पे सरकार पे लोगों को संदेश है, और हमको भी है, और विपक्षी पार्टियों को भी है, विपक्षी नेताओं को भी है, और सरकार के कार्यकर्ताओं को भी है। ऐसा नहीं है कि सरकार के कार्यकर्ता बोल नहीं रहे हैं, वो अलग विषय है, सरकारी कर्मचारियों को भी है। तो क्या है कि ईवीएम को कंट्रोल कहीं से भी किया जा सकता है। जो मैंने असेसमेंट किया था कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। क्या होता है ना कि एक 2014 में बढ़िया सा चुनाव हुआ था और परिवर्तन की सबको था कि परिवर्तन हो, चुनाव हो रहा है, ठीक है, परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव लोकतांत्रिक सिस्टम है। ऐसे में चुनाव नेता बदलना चाहिए, पार्टी बदलनी चाहिए, ठीक बात है, अच्छी बात है ये, और ये होना चाहिए। दुनिया का स्वस्थ सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। ईवीएम पर एक नीति स्पष्ट हो, ईवीएम का जो सॉफ्टवेयर बनता है उसमें सबकी जाँच पड़ताल के बाद वो सॉफ्टवेयर इसमें अपलोड हो और वो सॉफ्टवेयर रीडेबल हो, रीराइटेबल हो, कि हम उसको निकाल करके पढ़ सकते हैं उसमें क्या प्रोग्राम था। ये तो ये है। अब ये हमारे देश का कानून है कि ये जो ईवीएम है इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर दिया जाएगा वो रीडेबल नहीं है, आप रीड नहीं कर सकते उसको। ये कानून, ये पार्लियामेंट में मोदी जी ने 1500 कानून खत्म किए हैं, ये कानून भी खत्म कर देना चाहिए था। ठीक है, नहीं करना चाहिए तो फिर वो पेपर वोटिंग करा दो जो पहले होता था। अमेरिका की लगभग 35 करोड़ की जनसंख्या और दुनिया का विकसित देश है, वो वहाँ पर ईवीएम मना कर दिया गया। पार्लियामेंट में ही वहाँ क्वेश्चन, एक सांसद ने वहाँ क्वेश्चन उठाया था, उन्होंने बहस कराया, उसने कहा ये वो नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है, मतलब ये एक वो विश्वसनीय वो डिवाइस नहीं है, क्योंकि डिवाइस में मतलब कुछ न कुछ प्रोग्राम करके नीचे ऊपर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जिस विकसित राष्ट्र और जो विकसित लोग हैं, जिन्होंने दुनिया को साइंस दिया, जिन्होंने दुनिया में पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाया, सारी दुनिया की एक क्वालिटी कंट्रोल की एक मैकेनिज्म बनाया है उन्होंने, तो वो लोग इसको यूज़ करने के लिए तैयार नहीं। तो हम क्यों इसको यूज़ करें? हमको भी इसको विपक्ष कह रहा है, जनता के मन में संदेह है। ठीक है, आपका ईवीएम बहुत अच्छा होगा, आपका चुनाव आयोग भी बहुत अच्छा होगा, सरकार की मंशा भी अच्छी होगी। एक बार जनता की जो मंशा है, विपक्ष जो कह रहा है, एक बार करके दिखा दे उसको। उसमें क्या, एक बार जो भी ईवीएम का चुनाव कर दें तो क्या है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए।
जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं वो भी जो है सामने आ जाएगा, और जो जनता के मन में संदेह है वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन वहाँ की जो जनता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उन्होंने सच में चुना होगा ना मोदी जी को, कि उनके काम देखे होंगे तभी तो उनको चुना है। ऐसे कैसे ईवीएम हैक कर लेंगे वो? नहीं, ईवीएम हैक की मैंने बात नहीं की। मैंने बताया ईवीएम में ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामेबल है। हैकिंग अलग सिस्टम है, प्रोग्रामेबल अलग सिस्टम है। ये प्रोग्राम ऐसे होता है कि मैंने अभी बताया ना कि मैं लखनऊ से आया हूँ, मोबाइल यहाँ ऑटोमेटिकली रोमिंग में चले जाता है। ऐसे ही जैसे आज वोट डाल दिया, 3 दिन बाद वोट काउंटिंग होना है, तो क्या होता है, तीसरे दिन उसमें ऑटोमेटिकली जीतने वाली पार्टी के लिए प्रोग्राम है, वो तीसरे दिन वो अपग्रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वो सॉफ्टवेयर सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। जब वो कंप्यूटर पर लगाएगा, सामने दिखेगा ये पार्टी इतना, ये पार्टी इतना, ये पार्टी, ये इसमें प्रोग्रामेबल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, क्योंकि मैंने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ी हुई है। ठीक है। रहा सवाल आपका क्वेश्चन, दूसरा क्या क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़। मैं कल यहाँ पर जंतर मंतर पे आशा बहनें थी, मैंने छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग मेरे को मिले, तो मैंने यहाँ से लेकर के ये मेट्रो के राजीव चौक मेट्रो के गेट नंबर 6 तक मैंने उनसे चर्चा की। तो उन्होंने कहा, भूपेश बघेल जी, जो हमको पहले 4,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी आशा बहनों को, जुलाई में हमको 10,000 रुपये तनख्वाह किया। तो मैंने कहा 10 किया तो आप लोग यहाँ क्यों आए हो? तो कह लेगा हम 18,000 रुपये मांग रहे हैं, हम केंद्र सरकार का हिस्सा मांग रहे हैं, वो राज्य सरकार का हिस्सा है। तो और जो वहाँ एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में, जैसे वहाँ बच्चे आते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, फिर वहाँ एक खाना पकाने वाली भी होती, तो उसका तो जो वो था 2,500 रुपये था, तो उसको 4,000 रुपये किया है जुलाई में। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा जंप है, इतना जंप तो किसी सरकार ने नहीं दिया होगा। तो पता चला कि उन्होंने कहा कि हमने सारा वोट कांग्रेस को ही दिया था, हमने पंजे पर ही वोट डाला, वोट कहाँ गया हमें इससे मतलब नहीं। बट भूपेश बघेल ने काम अच्छा किया। मैंने सभी जाति बिरादरी के लोगों से मैं ऐसी चर्चा करते रहता हूँ। मैं यहाँ से लेकर के गेट नंबर 6 तक गया उनके पास, तो उन्होंने कहा, तो जो जनता के बीच में, जो समाज के बीच में जो परसेप्शन था कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस बराबर आ रही है और मध्य प्रदेश में फाइटिंग लेवल पे है, ऐसा तो मतलब जो देश के अंदर परसेप्शन था। लेकिन 2 दिन चुनाव होने के 2 दिन बाद से ऐसा परसेप्शन बनाया गया कि मोदी जी बीजेपी आ रही है और कांग्रेस नीचे जा रही है, और ऐसे गुणा भाग करते 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 कई जगह ये मतलब क्या है कि जो पहले से ही ईवीएम पर जिस पर सबको शक है या सबके क्वेश्चन हैं, सबकी बातें हैं, तो ये ईवीएम पर इस पर जो है स्पष्टीकरण तो चाहिए, और ईवीएम पर पार्लियामेंट के माध्यम से और देश को भी बताना चाहिए। ये हमारा लगातार ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन तेलंगाना, मिजोरम में कांग्रेस की सरकार आई, तब कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला है, और वहीं विपक्ष के जब उधर 3 राज्यों में भाजपा की सरकार आई तब सवाल उठ रहे हैं। 100-150 करोड़ की जनसंख्या है और हमारे पास 38 राज्य हैं। ठीक है, इतनी बड़ी जनसंख्या को कुछ न कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि यहाँ आ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है संपादक महोदय, यही क्वेश्चन देश के और लोगों से भी करवाया जा रहा है कि वहाँ कैसे जीते। तो ये देश को ये सर्टिफिकेट है कि ईवीएम में कुछ नहीं है। ये सर्टिफिकेट ये है कि वो हिमाचल में कांग्रेस जीती है तो ईवीएम में कुछ नहीं है, ये देश में सर्टिफिकेट दे दिया गया। और तेलंगाना में, कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई है, ये देश को सर्टिफिकेट दे दिया गया, क्योंकि वहाँ उनका कुछ नहीं है। ये बहुत बड़े शातिर लोग हैं, ये शातिर प्लानिंग करते हैं। हो सकता है मोदी जी की प्लानिंग है, मोदी जी के बैकग्राउंड में जो टीम है उस टीम का प्लान हो। केजरीवाल को मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं भी जो है समाज सेवक हूँ, पंजाब में एक भी सीट नहीं मिला होगा। वह सिर्फ सरदारों से नाराज थे, सरदारों ने झुका दिया सरकार को। 18 महीने के बाद गुरु नानक जी का नाम लेकर के माफ़ी मांगनी पड़ी, मैं समझा नहीं पाया किसानों को कर करके। तो क्या हुआ कि पंजाब जो है ईवीएम के माध्यम से केजरीवाल को पकड़ा दिया, तो कांग्रेस वहाँ से बाहर हो गई। और मैं कांग्रेस की मैं कुछ तारीफ़ करता हूँ। देखिए 1947 से और आज तक कांग्रेस ने 50 साल राज किया। 50 साल में 53 लाख करोड़ उधार लिया गया। एक ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक में ITI बनाई गई, और ब्लॉक में जो है PSC बनाई गई, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वहाँ एक मेडिकल अफसर होता है, MBBS डॉक्टर, जो 6 साल की ट्रेनिंग के बाद बनता है। तो पूरी नेटवर्किंग जनता के लिए दे रखी है। फिर तहसील में रेफरल हॉस्पिटल बनाए, पॉलिटेक्निक बनाई, और उसके बाद जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाए, उसके बाद जो है इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, फिर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेजेस, फिर नेशनल कॉलेजेस, फिर नेशनल मेडिकल कॉलेजेस, फिर इंदिरा गांधी, बहुत सारे हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज, नेशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस। उसके बाद IIT और एम्स हैं।
इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हर जगह हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए हैं वो 53 लाख करोड़ में। ये गेल, शेल और आपका BHL, HL लोगों को पता ही नहीं है। जब से मोदी जी आए हैं, जब से बीजेपी आई है, तो ये BHL क्या है लोगों को पता ही नहीं, HL क्या है ये पता ही नहीं। पता है मैंने एक बार एक लखनऊ में एक से कहा कि भारत में 22 HL है, वो मेरे ऊपर भड़क गए। वो कह लगे एक HL है लखनऊ में और तुम बता रहे हो 22 HL। तो क्या है कि देश के अंदर लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर पता नहीं। 27,000 सरकारी कंपनी थी हमारी, क्या है सब आपने सारा सिस्टम खत्म कर दिया है। सिस्टम को आप कहाँ ले जाना चाह रहे हो? आप ले जाना चाह रहे हो सोशलिज्म से कैपिटलिज्म पे। समाज जो है, देखो सिविल सोसाइटी पहले खत्म की, सोशलिज्म खत्म, इसके बाद आप कैपिटलिज्म पे ले जाना चाह रहे हो। आप सारा पैसा एक कुछ गिने चुने घरानों पर उद्योगों से चलेगा, तो ये कैपिटलिज्म जो है ना, फिर क्या होगा, फिर कम्युनिज्म, फिर वही कम्युनिस्ट, फिर ये रिसाइकलिंग में जाएगा, है ना। जैसे पहले सामंतवादियों के कार्यकर्ता वर्कर जो है उनके अगेंस्ट में हो गए थे। तो इस प्रकार से ये जो इनका काम चल रहा है, सरकार का काम चल रहा है, ईवीएम को दबाने के लिए या इस प्रकार की समाचार को दबाने के लिए कुछ बड़ा बड़ा काम करते हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले, मैं बहुत दिन से दिल्ली में हूँ, जंतर मंतर पे है, कि किसी कांग्रेस के नेता के घर में बहुत सारा पैसा मिला, ऐसा मैंने समाचार में सुना। मैं ये कहता हूँ ये नोट जो मिले हुए हैं, ये नोट तो मोदी जी के छापे हुए हैं, पुराने नोट तो खत्म हो गए। मोदी जी ने कहा था भारत भी सुरक्षित, नोट भी सुरक्षित, और ये नोट जब जहाँ जाएंगे वहाँ सिग्नल आएगा, सबको मिल जाएगा। नोट कोई रख नहीं सकता और 2 लाख से ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये 300-400 लाख करोड़ उसके घर में कैसे हैं? नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह रहा है वो इतना बड़ा व्यापारी है, इतनी जगह उसके उद्योग है, करीब 16-17 उद्योग तो टीवी पे ही आ रहे हैं कि हमारा कैश में होता है, वो कैश है, वो उसका सीए बोल रहा है कि हम ये देने के लिए तैयार हैं। तो ये नोट उसके पास गए कहाँ से? सरकार क्या कर रही थी, CBI क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी? मोदी देश को बताए कि 300 करोड़ उस आदमी के वहाँ पहुँच कैसे गए? क्या वो भारत का नागरिक नहीं है, या भारत की सरकार पोंगे है, या भारत की सरकार जो है लोगों को ठग रही है? और ये मणिपुर में एक हफ्ते पहले 40 करोड़ रुपए एक बैंक से, छोटा सा राज्य है, 40 करोड़ रुपए एक बैंक से लूटा है। किसने लूटा? वो कहाँ गया वो पैसा? कोई जवाब देने के लिए है देश के अंदर? कोई जवाबदेह है देश में? सरकार बोलती है, प्रधानमंत्री बोलता है कैबिनेट का डिसीजन है, कैबिनेट बोलती है सरकार का डिसीजन है, राष्ट्रपति बोलता है कि पार्लियामेंट का डिसीजन है। देश के अंदर देश की जनता को, देश के लोगों को कोई आंसरेबल है? कोई नहीं आंसरेबल ना। तो ये लूट तंत्र का सिंडिकेट है, ये कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं है। देश के अंदर जितने भी बनाए गए हैं, ये एक अनजान भीड़ से लूट तंत्र का सिंडिकेट बनाया गया। इससे राजाओं को लूटा गया है, इससे राजशाही खत्म की गई है और सारी धन संपदा पर कब्जा करके बंटवारा चल रहा है। जो जितना लूट ले, जो जितना बांट ले। उत्तराखंड के अंदर मैंने आज ही सुना है कि विधायक के आश्रित को 25,000 रुपया में, यदि विधायक मर गया तो 25,000 रुपया महीना उसको पेंशन मिलेगी। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? तो मैंने जो बताया ना, अज्ञान भीड़ से लूट तंत्र नामक सिंडिकेट तैयार किया गया है। इससे देश चलाया जा रहा है, इससे देश का सिस्टम चलाया जा रहा है। ये भारत के लिए खतरनाक है और युवाओं के भविष्य के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। ये समझ लीजिए देश में युवाओं के भविष्य पे और भारत के भविष्य पे ताला लगा हुआ है अभी तक। तो आपको लग रहा है अगर 2024 में इलेक्शन बैलेट पेपर से कराया जाए तो सरकार बदलेगी, परिवर्तन दिखेगा, कि वही सरकार वापस आ जाएगी? दूध का दूध, पानी का पानी तो होगा। लोगों की शंकाएं खत्म कर दो, विपक्ष की शंकाएं खत्म कर दो। जो कह रहे हैं विपक्ष भारत का ही है ना, वो भारत की, तो अखिलेश यादव भारत का ही नेता होगा, राहुल गांधी भारत के ही नेता है ना, ममता बनर्जी भारत के ही नेता हैं, और वो उद्धव ठाकरे जी भारत के ही नेता हैं, चिदम्बरम जी भी भारत के नेता है, हरीश रावत भी भारत के नेता है ना। अरे तो एक बार इनकी बात मानने में क्या दिक्कत है? या तो भारत के नेता नहीं इनका, तो इनको फांसी लगा दो, या तो बोलो जैसे पार्लियामेंट से निकाला था ऐसे इनको जेल में ठोस दो। बोलो ये कोई पार्टी नहीं, सब फर्जी है, सब हम ही हैं अकेले, ये कर लो। अन्यथा उनकी बात भी मानो, वो भी तो 50 साल राज किया उन्होंने। कोई 10 बार का सांसद है, कोई 6 बार का सांसद है, कोई 8 बार का सांसद है। राहुल गांधी 50 साल की उम्र में भी तो 3-4 बार का सांसद है। ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या प्रधानमंत्री का बेटा जो है, प्रधानमंत्री का बेटा पप्पू हो गया? ऐसे कैसे हो जाएगा कि मैं प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूँ, मैं बड़े घर से पैदा नहीं हुआ, इसलिए जो है मैं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि मैं चाय वाला हूँ या मैं लेबर का बेटा हूँ। ये गर्व है कि मैं ज़मीन से उठा हूँ, और वो प्रधानमंत्री का बेटा है, वो भी गर्व की बात है। वो प्रधानमंत्री के पेट से पैदा हुआ है, ये तो गर्व की बात है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम नीचे हो हम ऊपर हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये मानवीय जो भेदभाव आपने बनाया हुआ है, ये गलत है। इसको आपको सुधारना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से, भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम को। जिस प्रकार की बदतमीजी इन लोगों ने की है, जिस तरीके से इन लोगों ने बदतमीजी की है देश के साथ, देश के डेमोक्रेसी के साथ और पूरे सरकारी सिस्टम के साथ, जितने प्रकार की बदतमीजी की है न्यायालय के साथ, पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए इन लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आपने इनको सुना, इनका कहना है कि एक बार 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाकी ईवीएम को लेके जो इन्होंने पूरा स्पष्ट भाषा में सब कुछ समझाया है आप लोगों को, आपकी इस पे क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा और आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।